प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे शक्ति की प्रभाव, सत्ता और बल से तुलना। अक्सर मैंने देखा है कि विद्यार्थी शक्ति को, बल को, प्रभाव को, सत्ता को एक ही मान बैठते हैं। प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, ये एक नहीं है, इनमें अंतर है। तो आज की वीडियो में हम यह बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझाने जा रहे हैं। और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को तो मालूम होना ही चाहिए कि शक्ति क्या है, प्रभाव क्या है, बल क्या है और सत्ता क्या है। ठीक है, हम प्रभाव, बल और सत्ता के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हमारा जो अवधारणा चल रही है वह शक्ति की चल रही है। शक्ति के ऊपर हमने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज किसकी बात करेंगे हम? शक्ति की प्रभाव, बल तथा सत्ता से तुलना की बात करेंगे, जिससे कि आप इन चारों राजनीतिक अवधारणाओं को ठीक से समझ जाएं। आशा करता हूं शक्ति है क्या चीज ये आप ठीक से समझ गए होंगे। अर्थात इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, हालांकि आज भी इसकी पुनरावृत्ति करेंगे कि शक्ति आखिर है क्या चीज और इसके साथ में प्रभाव, बल और सत्ता से इसकी तुलना कैसे करें। इन चारों में वास्तव में अंतर आखिर क्या है, अर्थात शक्ति से प्रभाव, बल और सत्ता की तुलना करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं आशा करता हूं आपने इसे सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। ये मैं विशेषकर इसलिए बोलता हूं कि वास्तविक रूप में यहाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहा हूँ, यहाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आपको लाभ मिले, इसलिए ये बात हमें बोलनी पड़ रही है। तो प्लीज़ ध्यान दें। क्या है आज का टॉपिक? शक्ति की प्रभाव, बल और सत्ता से तुलना। आप देखो, इसके 3 पार्ट बना दिए हमने। पहला, शक्ति व प्रभाव में अंतर लेंगे। देखो, ये बात भी सही है कि शक्ति और प्रभाव में समानता भी है, इसकी बात करेंगे हम। शक्ति व प्रभाव में अंतर पहले पार्ट में लेंगे। दूसरे में लेंगे शक्ति और बल में अंतर, और तीसरे में लेंगे शक्ति एवं सत्ता में अंतर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए ये इसके अंतर की बात करेंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम शक्ति व प्रभाव में अंतर। देखो, वास्तविक रूप में कभी कभी ये भी कहा जाता है कि शक्ति और प्रभाव एक ही चीज हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि वास्तविक रूप में शक्ति में ही प्रभाव निहित है, शक्ति में ही प्रभाव निहित है। परंतु मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बात सत्य नहीं है। शक्ति और प्रभाव ये दोनों अलग अवधारणाएं हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, इनको एक नहीं मानना चाहिए। क्यों? देखो, शक्ति तो वास्तविक रूप में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से अपनी बात मनवाने के लिए बल का प्रयोग भी किया जा सकता है, धन का प्रयोग भी किया जा सकता है, उसे विवश किया जा सकता है। लेकिन भाई, प्रभाव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रभाव एक मानसिक क्रिया है। क्या कह रहा हूं मैं? प्रभाव एक मानसिक क्रिया है, इसलिए दोनों में अंतर है। और मैं कहना चाहूंगा कि लंबे समय तक यदि राज्य व्यवस्था को स्थायी बनाए रखना है तो वास्तविक रूप में शक्ति के माध्यम से संभव नहीं हो सकता, इतना प्रभाव के माध्यम से हो सकता है। आप बताइए कि वास्तविक रूप में मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, क्या ये सत्ता में थे? क्या ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे? फिर भी इनकी बातों को क्यों माना जाता था? इनके पास प्रभाव था। क्या था इनके पास? प्रभाव था। तो प्रभाव एक मानसिक क्रिया है, और जब लोगों का जो विचार है वो परिवर्तित हो जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष के आदेशों का पालन किया जाता है। वो मानसिक क्रिया है, और मानसिक क्रिया का जो तत्व है वह लंबे समय तक जीवित रहता है, जबकि वास्तविक रूप में जो ये शक्ति है इसमें ये बात मौजूद नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ गए आप क्या
कि शक्ति का साधारण सा अभिप्राय यह है कि वास्तविक रूप में यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी इच्छानुसार कार्य करवाता है और कार्य कराने की जो क्षमता है वो शक्ति है। लेकिन प्रभाव एक मानसिक क्रिया है। क्या कह रहा हूँ भाई मैं? प्रभाव एक मानसिक क्रिया है, इसलिए इन दोनों में अंतर है। ये कंपटीशन में विशेषकर पूछा जाता है और स्नातकोत्तर स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनसे ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसकी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दें, शक्ति प्रभाव में अंतर। पहला अंतर देखो, हमें इन बिंदुओं के माध्यम से इन अवधारणाओं को समझना है, केवल बिंदु नोट करने से मतलब नहीं है, समझें। पहला अंतर क्या है? शक्ति भौतिक तत्व है और प्रभाव नैतिक तत्व है। इसका मतलब क्या है? वास्तविक रूप में शक्ति के अंतर्गत किसी न किसी रूप में बल मौजूद होता है, अर्थात उसके पीछे बल निहित है और वास्तविक रूप में अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए सत्ता के अंतर्गत वास्तविक रूप में कभी कभी बल का प्रयोग भी किया जाता है। इसलिए वास्तविक रूप में शक्ति के अंतर्गत भौतिक तत्व मौजूद है, जबकि प्रभाव के अंतर्गत वास्तविक रूप में भौतिक तत्व मौजूद नहीं है बल्कि नैतिक तत्व मौजूद है। क्यों? क्योंकि प्रभाव एक मानसिक क्रिया है, ये व्यक्ति के सोचने समझने के ऊपर असर करती है, प्रभाव डालती है। और वास्तविक रूप में जब उसका विचार परिवर्तित हो जाता है तो वास्तविक रूप में एक व्यक्ति या संस्था की बातों को माना जाता है और लंबे समय तक असर रहता है इसका। इसलिए प्रभाव एक नैतिक तत्व है, जबकि शक्ति क्या है? भौतिक तत्व है। अब आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि प्रभाव निम्न में से कौन सा तत्व है, 4 विकल्प दे दी जाएंगे, इसमें एक विकल्प होगा नैतिक तत्व। आंसर क्या होगा? प्रभाव नैतिक तत्व है, मानसिक क्रिया है ये। समझ रहे हैं ना? चलिए, दूसरा, शक्ति मूर्त है और प्रभाव अमूर्त है। हाँ, यस, चूंकि शक्ति एक भौतिक तत्व है, जैसे यहां जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो राजनीतिक शक्ति की चर्चा जब हम करते हैं तो राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आती है। इसी के साथ में यहां वास्तविक रूप में पुलिस और अधिकारी तंत्र भी सम्मिलित हो जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि वास्तविक रूप में शक्ति क्या है? मूर्त है। भाई, जब राजनीतिक शक्ति की हम चर्चा करते हैं ना तो राजनीतिक शक्ति में ये तो बातें आती हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि शक्ति के आयाम, तो शक्ति के 3 आयाम है ना, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। तो राजनीतिक शक्ति के अंग हमने बताए थे औपचारिक, अनौपचारिक, आप देखिएगा पिछली वीडियो। उसके अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की चर्चा की थी ना। तो भाई ये मूर्त है या अमूर्त है? ये मूर्त है, इसलिए शक्ति मूर्त है और प्रभाव अमूर्त है, क्योंकि मानसिक क्रिया है ये। मैं क्या करूं बार बार, ये नैतिक तत्व है, मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया है तो प्रभाव क्या है? अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है। मोहनदास करमचंद गांधी जी की बातों को शिरोधार्य किया जाता था क्योंकि उनका प्रभाव था। वो सत्ता में नहीं थे लेकिन उनका प्रभाव था, इसलिए प्रभाव क्या है? अमूर्त है। तीसरा, अनुपालन की दृष्टि से निर्विकल्प है और प्रभाव सविकल्प है। अर्थात यहां वास्तविक रूप में जो शक्ति है वो अनुपालन की दृष्टि से निर्विकल्प है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में शक्ति के अंतर्गत एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा दूसरे को जो बात कही जाती है उसका पालन करना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसकी बात को मानना पड़ेगा, इसलिए ये निर्विकल्प है, इसका कोई विकल्प नहीं है। और प्रभाव सविकल्प है। प्रभाव का मतलब क्या है? क्या ये मानसिक क्रिया है, वो उससे प्रभावित होकर के उसकी बात को मान भी सकता है, नहीं भी माने, प्रभाव ठहरा, मानसिक क्रिया ठहरी, नैतिक तत्व ठहरा, जोर जबरदस्ती हो ही नहीं सकती है। ये तो मानसिक क्रिया है। कोई व्यक्ति दूसरे से प्रभावित हो भी सकता है और नहीं भी हो, स्वतंत्र है, जबकि शक्ति में ऐसा नहीं हो सकता, मानना पड़ेगा। जबकि यहां प्रभाव क्या है? सह विकल्प है, इसके सामने और भी विकल्प है, माने या ना माने। चौथा, शक्ति कटुता को और प्रभाव सद्भाव को उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में शक्ति के अंतर्गत भौतिक तत्व का प्रयोग किया जाता है और वास्तविक रूप में जिनके ऊपर भौतिक तत्व का प्रयोग किया जा रहा है, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि कानूनों का पालन कराने के लिए वास्तविक रूप में बल का प्रयोग भी किया जाता है। और जब जो व्यक्ति उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, उनको ये पसंद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां दंड का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर कटुता की भावना आएगी। क्या कह रहा हूं मैं? कटुता की भावना आएगी, शत्रुता की भावना आएगी, वैमनस्य की भावना आएगी। जबकि प्रभाव सद्भाव उत्पन्न करता है, क्योंकि प्रभाव में किसी भी रूप में कोई विवश नहीं किया जा रहा है सामने वाले व्यक्ति को बात मनवाने के लिए। नो, ये मानसिक क्रिया है। यहां तो केवल इस रूप में कार्य किया जाएगा
इस रूप में कार्य किया जाएगा कि सामने वाला मतलब दूसरा व्यक्ति, संस्था, आदेश उससे प्रभावित हो जाएगा, उससे प्रसन्न हो जाएगा और उसकी बातों को सैर से स्वीकार कर लेगा। इसलिए भाई वास्तविक रूप में प्रभाव क्या है? ये सद्भावना को उत्पन्न करता है, अच्छी भावना को उत्पन्न करता है, जबकि शक्ति कटुता को उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए पांचवा, शक्ति है प्रजातांत्रिक है और प्रभाव प्रजातांत्रिक है। बिल्कुल सामान्य सी बात है। शक्ति है प्रजातांत्रिक क्यों है? क्योंकि वास्तव में शक्ति के अंतर्गत एक व्यक्ति, एक संस्था, एक समूह, एक देश के द्वारा दूसरे व्यक्ति से, संस्था से, समूह से, देश से, दल से अपनी बात मनवाने के लिए वास्तविक रूप में हम कहेंगे यहाँ किसी न किसी रूप में बल का, सेना का प्रयोग किया जाएगा, नहीं माना जाएगा, दंड का प्रयोग किया जाएगा और उन्हें इनकी बात को मानना पड़ेगा। इसलिए उनके सामने कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि शक्ति है प्रजातांत्रिक है और प्रभाव प्रजातांत्रिक है। क्यों है प्रभाव प्रजातांत्रिक? क्योंकि मानसिक क्रिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई वास्तव में यहाँ एक व्यक्ति के द्वारा इस रूप में कार्य किया जाएगा, एक संस्था के द्वारा इस रूप में कार्य किया जाएगा, इस देश के द्वारा इस रूप में कार्य किया जाएगा कि विश्व जनमत उसके पक्ष में हो जाता है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हो जाती है कि वास्तविक रूप में यह शासक, ये देश कितना अच्छा काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रभाव प्रजातांत्रिक यहाँ विवश नहीं किया जाता है बात मानने के लिए, बल्कि वास्तविक रूप में एक व्यक्ति, संस्था, दल, देश के शासक के द्वारा इस रूप में कार्य किया जाता है कि सामने वाले उससे प्रभावित हो जाते हैं और उनकी बातों को स्वीकार करते हैं और विकल्प है वो उनकी बात को माने या ना माने, प्रभावित हो या ना हो, स्वतंत्र है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए शक्ति है प्रजातांत्रिक और प्रभाव प्रजातांत्रिक है। ठीक है भाई, आपसे पूछा जा सकता है प्रभाव निम्न में से क्या है? प्रजातांत्रिक, अप्रजातांत्रिक, तानाशाही, बल प्रयोग मूलक, कौन सा विकल्प होगा? आंसर प्रजातांत्रिक है। चलिए छठा क्या है? शक्ति का क्षेत्र सीमित है और प्रभाव का क्षेत्र असीमित है। आप देखो, शक्ति मीन्स पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति की दो अंग होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आती है। अनौपचारिक में दबाव समूह, राजनीतिक दल, जनसंपर्क के साधन, क्या कह रहा हूँ? जनसंपर्क के साधन, जिसके अंतर्गत आप वर्तमान समय में हम कहेंगे टेलीविज़न है, सोशल मीडिया है, आजकल तो विशेषकर मैं कहूँगा कि मोबाइल के माध्यम से जो व्हाट्सएप वगैरह हैं, फेसबुक वगैरह हैं, इनका भी विशेष प्रयोग किया जा रहा है। तो वास्तविक रूप में शक्ति का क्षेत्र सीमित क्यों है? क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति, एक संस्था, एक समूह, एक दल अपनी जो बात मनवाना चाह रहा है, भाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, तो क्या इनका क्षेत्र असीमित है? नहीं, सीमित है। कुछ क्षेत्र ऐसे जिनमें व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, इसलिए शक्ति का क्षेत्र तो सीमित है, कुछ सीमाओं में रहते हुए इसका प्रयोग किया जाएगा। एक बात बताओ, क्या यहाँ शक्ति धारक के द्वारा ऐसा आदेश दिया जा सकता है कर्मचारी को कि भाई आप बिना बिजली के उपकरण की बिजली का काम कीजिएगा और उसमें बिजली चालू रहेगी? नहीं। मतलब मूल बात यह है कि शक्ति का क्षेत्र सीमित होता है। किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है? प्रभाव का क्षेत्र है सीमित है। वास्तविक रूप में एक व्यक्ति के द्वारा इस रूप में कार्य किया जाए कि जनता उसे सैर स्वीकार कर लेती है, उसका प्रभाव है सीमित है। 10, 20, 100, 50, हजारों तक नहीं, बल्कि हमें कहेंगे असंख्य लोग उससे प्रभावित होंगे और उसकी बातों को मानेंगे, जबकि शक्ति का दायरा सीमित होता है। इसलिए क्या हो गया अंतर? शक्ति का क्षेत्र सीमित है, प्रभाव का क्षेत्र असीमित है। आप देख सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी का मैंने उदाहरण दिया था, तो वास्तविक रूप उनका प्रभाव क्या था? सीमित है, असीमित था? अरे भाई, जब वो वास्तविक रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत कूद पड़े थे, ऐसी स्थिति में वो जहाँ भी चलते थे पूरी जनता पीछे पीछे उमड़ पड़ती थी। क्या था? शक्ति थी उनके पास? नो, क्या था? प्रभाव था। इसलिए प्रभाव का क्षेत्र असीमित है और शक्ति का क्षेत्र सीमित है। ठीक है, ये हो गया आपका शक्ति प्रभाव में अंतर। दूसरा पार्ट लेते हैं, शक्ति और
बल में अंतर। अब देखो शक्ति और बल में अंतर की बात आती है तो वास्तविक रूप में हम यहाँ कहेंगे कि प्राचीन समय के अंतर्गत वास्तविक रूप में शक्ति और बल को पर्यायवाची रूप में भी प्रयोग किया जाता था। जैसा कि वास्तविक रूप में हम यहाँ एक एग्जाम्पल देंगे, थ्रेसिमेकस है, थ्रेसिमेकस ने वास्तविक रूप में शक्ति और बल को एक ही माना था, शक्ति और बल को एक ही माना था। इसी के साथ ही वास्तविक रूप में हम कौटिल्य का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, उन्होंने भी इनको एक ही माना था। परंतु वास्तविक रूप में आधुनिक समय में हम देखें तो शक्ति और बल, पावर एंड फोर्स एक नहीं है, दोनों में अंतर है भाई। अब चलिए शक्ति और बल में क्या अंतर है, नंबर 1 नोट कीजिएगा, शक्ति अमूर्त है तथा बल मूर्त है। अब यहाँ हमने क्या बताया था, शक्ति मूर्त है, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रभाव से तुलना हो रही है। अब यहाँ देखिए शक्ति अमूर्त है तथा बल मूर्त है। शक्ति अमूर्त क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ हम ये कहें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी बात मनवाने के लिए वास्तविक रूप में जिस क्षमता का प्रयोग करता है तो विचारधारात्मक रूप में उसका प्रयोग किया तो क्या वो दिखाई देती है? नहीं। इसलिए शक्ति अमूर्त है और बल मूर्त है। बल का तो प्रयोग किया जाएगा, बल के अंतर्गत हमें कहीं सैनिक रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो शक्ति है उसका ही जब सैनिक रूप में प्रयोग किया जाता है तो बल बन जाता है। इसलिए तो कहा जाता है ना कि शक्ति के पीछे बल मौजूद होता है। जैसे कहा जाता है ना शक्ति वास्तविक रूप में बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। वास्तविक रूप में यदि उसका वास्तविक रूप में प्रयोग कर लिया जाता है तो बल बन जाती है। हाँ, शक्ति के पीछे बल मौजूद होता है, इसलिए शक्ति अमूर्त है तथा बल मूर्त है इस संदर्भ में। ठीक है, यहाँ दूसरे रूप में लिया था हमने। दूसरा क्या है, शक्ति की तुलना में बल बाध्यकारी एवं दमनात्मक है। ध्यान दें, अब शक्ति की तुलना में बल बाध्यकारी एवं दमनात्मक है। अर्थात वास्तविक रूप में शक्ति इतनी बाध्यकारी और दमनात्मक नहीं होती है। भाई सामने वाला ठीक है प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी बात को मान रहा है या नहीं मान रहा है, ये बात सत्य, उसके सामने कोई विकल्प तो नहीं है। लेकिन फिर भी शक्ति की तुलना में जो बल होता है ना वो बाध्यकारी और दमनात्मक होता है। शक्ति इतनी बाध्यकारी और दमनात्मक नहीं होते। पॉलिटिकल पावर, बताइए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं क्या कंप्लीट रूप में बराबर इस रूप में बनाए जाएंगे कि जनता के लिए हमेशा के लिए ही वो दमनकारी होंगे? दमनकारी होंगे तो जनता स्वीकार ही नहीं करेगी भाई। इसलिए वास्तविक रूप में शक्ति की तुलना में बल बाध्यकारी एवं दमनात्मक है। समझ इसका मतलब वास्तविक रूप में जो बाध्यकारी एवं दमनात्मकता का प्रयोग किया जाता है वह बल में अधिक होता है, शक्ति में कम होता है। शक्ति में वो होता है, मैंने आपको बता दिया ना कि वास्तविक रूप में शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि इसका वास्तविक प्रयोग। तो शक्ति के पीछे बल तो मौजूद होता है, ये बात तो सत्य है। आदर्श रूप में बल रहता है, क्योंकि जब तक बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो शक्ति व्यवहारिक रूप में उतर ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ सूक्ष्म अंतर देख रहे हैं हम। अगला तीसरा क्या है, शक्ति द्वारा साध्य तय किया जाता है। ध्यान दें, शक्ति द्वारा, पावर के द्वारा, शक्ति द्वारा साध्य तय किया जाता है तथा शक्ति एक साधन के रूप में बल का प्रयोग करती है। अब देखिए शक्ति द्वारा साध्य तय किया जाता है। मान लीजिएगा पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक शक्ति है, तो राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत इसके औपचारिक अनौपचारिक अंग कौन से हो गए? औपचारिक में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आ गए। अनौपचारिक में राजनीतिक दल, दबाव समूह हो गए। अब वास्तविक रूप में जो राजनीतिक शक्ति पॉलिटिकल पावर है उसके द्वारा साध्य तो तय किया जाएगा ना कि भाई हम क्या करना जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, किस रूप में नीतियाँ बना रहे हैं, घोषणा पत्र के अंतर्गत क्या कुछ है, उसके अनुरूप ही तो कानून बनाए जाएंगे। अब शक्ति द्वारा साध्य तय किया जाता है, ये बात सत्य है, तथा शक्ति एक साधन के रूप में बल का प्रयोग करती है। अब वास्तविक रूप में साध्य तो तय कर लिया, लेकिन उसके अनुरूप यदि कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों का पालन नहीं किया जाता तो फिर जनता से पालन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? बल का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए पुनः दोहराऊं, शक्ति द्वारा साध्य तय किया जाता है तथा शक्ति एक साधन के रूप में बल का प्रयोग करती है। ठीक है भाई, देखो वास्तव में वैसे देखें तो शक्ति अपने आप में साध्य भी होती है, साधन भी होती है। क्या कर रहा हूँ, शक्ति अपने आप में साध्य भी होती है और साधन भी होती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। कैसे? मान लीजिएगा हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक एग्जाम्पल देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में जब एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है उसका सामना करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे सैनिक शक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा ये बताइए मुझे? साध्य साधन? साधन। लेकिन एक देश के द्वारा लगातार अपनी शक्ति में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। वृद्धि का प्रयास करना ये क्या है? साध्य है शक्ति। तो इसलिए शक्ति क्या है? साध्य भी और साधन भी है। प्लीज समझ गए होंगे आप? चलो, थैंक यू वेरी मच। तीसरा क्या है? शक्ति एवं सत्ता में अंतर। क्या शक्ति एवं सत्ता में अंतर देखेंगे अब हम। अब ध्यान दें, पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है?
देखो, हाँ, आधुनिक समय में मैंने देखा है कि वास्तविक रूप में जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जब वो प्रधानमंत्री की शक्ति का अध्ययन करते हैं, राष्ट्रपति शक्ति का अध्ययन करते हैं, तो देखो उस समय वहाँ प्रधानमंत्री शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति शब्द का जो प्रयोग किया जाना है वो वास्तविक रूप में सत्ता है। सत्ता के रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वास्तव में तो सत्ता है वो। क्या कह रहा हूं मैं? राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी गौर से समझें, वास्तव में तो वो सत्ता है, लेकिन प्राचीन समय से ऐसा किया जा रहा है, इसलिए वास्तविक रूप में सत्ता के स्थान पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में तो शक्ति और सत्ता में अंतर है, डिफरेंस है भाई, ध्यान दें। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि शक्ति क्या है, ये तो आप समझ गए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करवा लेता है, उसके व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर देता है, तो अपनी बात मनवाने की जो क्षमता पहले व्यक्ति के पास है वो क्षमता ही शक्ति है। भाई जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ए नामक व्यक्ति हो गया, ब नामक व्यक्ति हो गया, ठीक है, ए नामक व्यक्ति, ब नामक व्यक्ति, ए नामक व्यक्ति, ब नामक व्यक्ति, ए नामक देश, ब नामक देश, ठीक है, समझ रहे होंगे। ए नामक संस्था, ब नामक संस्था, ए नामक समूह, ब नामक समूह, ए नामक दल, ब नामक दल, दो पक्ष तो जरूरी है ना। अब शक्ति क्या है, व्हाट इज पावर? भाई शक्ति आखिर है क्या चीज, बार बार करो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको समझना है। ए नामक व्यक्ति, समझे, देखिएगा इधर, ए नामक व्यक्ति, ए नामक संस्था, ए नामक समूह, ए नामक देश, अरे आपकी मर्जी आए जिस संदर्भ में प्रयोग करें ना, अर्थ एक ही रहेगा। ए नामक व्यक्ति, ए नामक संस्था, ए नामक समूह, ए नामक देश। जब ब नामक व्यक्ति संस्था समूह देश से अपनी बात मनवा लेता है, अपनी बात मनवा लेता है, अपनी इच्छा अनुसार इससे कार्य करा लेता है, तो अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराने की जो क्षमता इसके पास में है, जो क्षमता इसके पास में है, वो क्षमता ही शक्ति है। वो क्षमता राजनीतिक शक्ति भी हो सकती है, आर्थिक शक्ति भी हो सकती है, और विचारधारात्मक शक्ति भी होती है। मैंने शक्ति के तीनों आयाम पिछली वीडियो में आपको समझा दिए, मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी समझेंगे इसको, समझ गए? तो ये क्या होगी, शक्ति होगी। व्हाट इज अथॉरिटी, सत्ता क्या है? आप ध्यान दें, मैं बहुत सामान्य रूप में, देखो सत्ता का टॉपिक हम अलग से लेंगे तो यहाँ मैं डिटेल्स नहीं लूंगा, कोई डेफिनेशन परिभाषा वगैरह नहीं, हम तो केवल तुलना की बात करें, इसलिए सामान्य रूप में समझा रहा हूँ। सत्ता क्या है भाई? अरे शक्ति समझ में आ गई ना। अब शक्ति प्लस वैधता, शक्ति प्लस वैधता, औचित्य पूर्णता। जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है, जब शक्ति को, क्या कह रहा हूं, जब शक्ति को जनता की सहमति मिल जाती है तो वो सत्ता बन जाया करती है। कितना सामान्य सा अभिप्राय है। हम सत्ता की डेफिनेशन नहीं ले रहे, अलग से वीडियो बनाएंगे सत्ता की, ध्यान देंगे। वैधता के लिए भी अलग से वीडियो अपलोड करेंगे हम, दोनों बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्या वैधता और सत्ता के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ तो मैं सामान्य रूप में कर रहा हूँ क्योंकि इसकी तुलना करनी है, तो फिर सत्ता है क्या चीज़ समझना जरूरी है। तो क्या है, जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तो वो सत्ता बन जाती है। और सत्ता वास्तविक रूप में होती क्या है, आदेश देने की क्षमता। क्या है, आदेश देने की क्षमता, समझ गए। अब इसकी परिभाषाएं हम नहीं लेंगे, इसकी जो अलग से वीडियो बनाएंगे वहाँ पूर्ण रूप में समझाएंगे। यहाँ तो सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जब शक्ति के साथ में वैधता जुड़ जाती है, मतलब जब जो पावर है, जो शक्ति है, उस शक्ति को जनता की सहमति, देखो जनता की जो सहमति है ना, वही वैधता है। क्या वैधता क्या है, जनता के द्वारा राज व्यवस्था को जो समर्थन दिया जाता है वो समर्थन ही वैधता है भाई। क्या है, वो वैधता है। और ये जनता का समर्थन जो शक्ति के साथ जुड़ जाता है तो सत्ता बन जाती है। मतलब शक्ति को जब संस्थागत रूप दे दिया जाता है तो वो सत्ता बन जाती है, समझे। क्या, जब शक्ति को संस्थागत रूप दे दिया जाता है तो वो सत्ता बन जाती है। इसकी डिटेल्स हम अलग से वीडियो में लेंगे, यहाँ तो सिर्फ इतना ही पर्याप्त है क्योंकि हमें तो केवल अंतर समझना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, पहला अंतर क्या है भाई, शक्ति एवं सत्ता व्यक्ति की भिन्न प्रवृत्तियों से संबंधित हैं। ध्यान दें, शक्ति सत्ता व्यक्ति की भिन्न प्रवृत्तियों से संबंधित। क्या मतलब हुआ, व्यक्ति की मूलतः दो प्रवृत्तियां होती हैं। कौन कौन सी, एक तरफ सहयोग, क्या कह रहा हूं, एक तरफ सहयोग की प्रवृत्ति है और दूसरी तरफ विरोध की प्रवृत्ति है। वास्तविक रूप में सत्ता के अंतर्गत किसी न किसी रूप में सहयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि शक्ति के अंतर्गत विरोध की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अच्छा। अगला,
दूसरा है शक्ति भौतिक तत्व है। ये बात तो बार बार आ रही है, इधर ही मैंने बताया शक्ति भौतिक तत्व है। भाई यहाँ देखो सीधी सी बात है, पॉलिटिकल पावर राजनीतिक शक्ति की जब हम आप बात करते हैं ना तो उसमें दो तत्व होते हैं, दो अंग होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक में व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका आती है, अनौपचारिक में दबाव समूह राजनीतिक दल आते हैं ना भाई, जनसंपर्क के साधन आते हैं। तो वास्तविक रूप में जो शक्ति होती है ना भाई, जब वास्तव में मैंने कहा था ना कि शक्ति के पीछे बल तो होता है, तो जब इनके द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनका पालन नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में फिर वो खुल करके बल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए शक्ति एक भौतिक तत्व है, क्योंकि शक्ति के पीछे बल मौजूद है। ठीक है, शक्ति भौतिक तत्व है तथा सत्वैधानिक तत्व है। सत्वैधानिक तत्व वैधानिक क्यों? क्योंकि जब शक्ति को जनता की सहमति मिल जाती है तो सत्ता बन जाती है, जब शक्ति को संस्थागत रूप दे दिया जाता है तो सत्ता बन जाती है। इसलिए सत्ता क्या है? वैधानिक तत्व है, कानूनी तत्व है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में मैं एक उदाहरण दूंगा, यहाँ देखिएगा। एक उम्मीदवार, देखो इसमें सारी अवधारणाएं आ जाएंगी। एक उम्मीदवार, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उम्मीदवार हूं, मैं चुनाव में भाग ले रहा हूं, विधायक के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। आप तो समझ रहे हैं ना, वैसे हम कहाँ, अब हम विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत देखना यह है कि मैं वास्तविक रूप में अपने विचारों से, मेरी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके आधार पर जनता को कितने रूप में अपने पक्ष में करता हूं, और जनता मेरे अनुरूप जो मैंने कहा है घोषणा पत्र के अंतर्गत मेरे राजनीतिक दल ने, उसके अनुरूप जनता मुझे अपना मत देती है, जनता मुझे मत दे रही। अब यहां मैं किस शक्ति के माध्यम से जनता को प्रभावित कर रहा हूं? विचारधारात्मक शक्ति से या आर्थिक शक्ति से? हाँ, धन का भी बंटवारा किया जाता है भाई, ठीक है ना। अब किससे जनता को अपने पक्ष में कर रहा हूं? अब जनता यदि मुझे अपना समर्थन दे देती है, मान लीजिएगा मैंने विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग किया है, किसका? विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग किया है, और इसके आधार पर जनता को अपने पक्ष में कर लिया, जनता ने मुझे अपना मत दिया है, जनता ने मुझे अपना मत दिया है, तो जनता जो मत दे रही वो तो वैधता होगी। और मैंने यहाँ विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग किया है, तो जनता ने मेरी शक्ति को जो समर्थन दिया है वो समर्थन, क्यों? चूंकि मैं चुनाव में जीत गया तो फिर मैं क्या बन गया? विधायक बन गया। तो विधायक बन गया तो कहाँ आ गया? मैं सत्ता में आ गया, मैं एक विधायक बन गया। तो क्या हो गया इसमें? सत्ता, शक्ति, वैधता तीनों आ गए भाई। ये तीनों उदाहरणाएं एक दूसरे से अलग नहीं है। यदि आपको ठीक से समझना है तो तीनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, समझ गए ना? तो चलिए, तीसरा अंतर क्या है? शक्ति साधन है तथा सत्ता करता है। क्या शक्ति साधन है तथा सत्ता करता है? वास्तविक रूप में जब, अब यहां देखो आप, मैंने चुनाव लड़ा, मैं चुनाव में जीत गया, मेरे पास विचारधारात्मक शक्ति थी, मेरे पास आर्थिक शक्ति थी, जनता ने मुझे स्वीकार किया, मुझे वैधता मिल गई तो शक्ति संस्थागत रूप धारण कर लेती है। मैं पहले एक उम्मीदवार था, जनता ने समर्थन दिया, मैं विधायक बन गया, तो मैं सत्ता में आ गया। कर्ता कौन हो गया? मैं कर्ता हो गया। तो सत्ता करता है, मैं क्या हुआ? एक विधायक हूँ, ठीक है। मुझे किसी मंत्री का पद भी दिया जा सकता है, मंत्री बन गया, मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो गया, सरकार में सम्मिलित हो गया। तो भाई बताइए, आदेश कौन देगा? आदेश तो हम ही देंगे ना। कानून कौन बनाएगा? कानून तो हम ही बनाएंगे ना। तो सत्ता क्या है? करता है, और शक्ति साधन है। इसके बाद में हमारे द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे, अच्छे कानून बनाए जा रहे, नीतियाँ बनाई जा रही हैं, जनहित में कार्य किया जा रहा है, फिर भी उनका जनता के द्वारा विरोध किया जाता है, तो फिर बताइए शक्ति का प्रयोग करेंगे या नहीं? तो शक्ति क्या बन गई? साधन बन गई। समझ गए? शक्ति क्या बन गई? साधन बन गई। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया है उसको समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चौथा अंतर देखें। शक्ति मूल्य निरपेक्ष है तथा सत्ता मूल्य सापेक्ष है। मीन्स यहाँ वास्तविक रूप में शक्ति मूल्य निरपेक्ष इसलिए क्योंकि यहाँ किसी भी रूप में नैतिकता मूल्य की बातें नहीं की जाएंगी, बल्कि सामने वाले से अपनी बात मनवाने के लिए किन्हीं भी साधनों का प्रयोग किया जाएगा। नैतिक, अनैतिक कोई भी हो सकता है,
समझ रहे ना? मैं चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव जीतने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करूंगा, नैतिक अनैतिक सब साधनों का प्रयोग करूंगा। मैं करूंगा कि नहीं? हाँ करूंगा। मैं मीन्स एग्जाम्पल है। हम तो सक्रिय राजनीति में कहाँ, और एक राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक को वास्तविक रूप में स्वयं सक्रिय रूप में भाग ना लेते हुए सक्रिय रूप में भाग लेने वालों को इसके बारे में सलाह मशवरा दिया जाना चाहिए। ध्यान दें, शक्ति मूल्य निरपेक्ष है, नैतिक अनैतिक जो मर्जी आए, मूल्यों का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा, सबका प्रयोग करेंगे खुल करके। सत्ता मूल्य सापेक्ष है, यहाँ किसी भी रूप में वास्तविक रूप में ये नहीं देखा जाएगा कि नैतिक अनैतिक सब चलेगा। नो, यहाँ वास्तविक रूप में मूल्यों को ध्यान में रखा जाएगा, नैतिक अनैतिक नहीं, नैतिकता के ऊपर बल दिया जाएगा। इसलिए सत्ता मूल्य सापेक्ष एग्जाम में पूछा जाता है वास्तविक रूप। पिछले एग्जाम के अंतर्गत मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो पिछले बैच के अंतर्गत यूजीसी नेट के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि शक्ति निम्न में से क्या है। अब ये विकल्प दे देगा, मूल्य निरपेक्ष, मूल्य सापेक्ष, दो विकल्प और दे दिए, तो आपका आंसर क्या होगा? शक्ति मूल्य निरपेक्ष है, सत्ता मूल्य सापेक्ष है। क्लियर? चलिए, पांचवा है सत्ता का प्रत्यायोजन संभव है, शक्ति का नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, सत्ता का प्रत्यायोजन संभव है, शक्ति का नहीं। क्या मतलब? पहले तो ये समझे प्रत्यायोजन क्या है भाई। अरे भाई, प्रत्यायोजन का मतलब होता है जब उच्च सत्ता के द्वारा, समझे, जब उच्च सत्ता के द्वारा निम्न सत्ता को कुछ क्षेत्रों में नियम बनाने की जो शक्ति हस्तांतरित की जाती है ना, वो हस्तांतरित शक्ति ही प्रत्यायोजन है या हस्तांतरित विधान है। क्या है? प्रत्यायोजन है या हस्तांतरित विधान है। कैसे? जैसे ब्रिटेन का उदाहरण दिया, ब्रिटेन के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली है, हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है? व्यवस्थापिका के द्वारा वास्तविक रूप में कार्यपालिका को, व्यवस्थापिका के द्वारा कार्यपालिका को मतलब मंत्रिमंडल को कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत नियम और उप नियम बनाने की छूट दे दी जाती है कि कानून की मोटी मोटी रूपरेखा हम तय कर देते हैं। कौन कर देती है? संसद, व्यवस्थापिका। और उसके बाद में वास्तविक रूप में विभाग से संबंधित जो नियम उपनियम है मंत्रिमंडल के द्वारा तय किए जाते हैं। तो यहाँ जो सत्ता का हस्तांतरण किया जा रहा है ना, व्यवस्थापिका के द्वारा कार्यपालिका को मतलब संसद के द्वारा मंत्रिमंडल को, वो ही क्या है? प्रत्यायोजन है भाई। इसलिए सत्ता का प्रत्यायोजन तो संभव हो सकता है कि एक उच्च सत्ता निम्न सत्ता को वास्तविक रूप में नियम और उपनियम बनाने की जो शक्ति है वो हस्तांतरित कर देगी। यहाँ मतलब वो वास्तविक रूप में, वो मीन्स जो उच्च सत्ता है निम्न सत्ता को ये कहेगी कि इन नियमों में रहते हुए आप वास्तविक रूप में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। आप सामान्य रूप में समझे ना भाई, आधुनिक समय में वास्तविक रूप में राज्य के कार्यों की संख्या बढ़ गई है। मैं और डिटेल्स बता रहा हूँ, राज्य कार्यों की संख्या बढ़ गई है भाई। प्राचीन समय में जो राज्य था ना, वो पुलिस राज्य था, डंडे वाला राज्य था, डंडे मारता था। पुलिस राज्य मतलब जनता के जीवन की रक्षा करता था, बस संपत्ति की रक्षा करता था, लेकिन जन कल्याण संबंधित कार्य नहीं करता था। और आधुनिक समय में राज्य का स्वरूप कल्याणकारी हो गया, तो आधुनिक समय में राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। और प्राचीन समय में राज्य पुलिस राज्य था, तो राज्य के दो रूप हो गए, पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य। तो पुलिस राज्य के कार्य ज़्यादा होंगे या कम? पुलिस राज्य के कार्य कम होंगे। क्यों? क्योंकि जन कल्याण कार्य नहीं करते हो। और लोक कल्याणकारी राज्य कार्य कम होंगे कि ज़्यादा? ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जनता के कल्याण संबंधित कार्य नीतियाँ बनानी पड़ेंगी, कार्यभार बढ़ेगा। कार्यभार बढ़ेगा तो व्यवस्थापिका का कार्यभार घटेगा कि बढ़ेगा? व्यवस्थापिका का कार्यभार बढ़ेगा। कार्यभार बढ़ेगा तो फिर व्यवस्थापिका के पास कार्यभार ज़्यादा है, समय कम है, इसलिए मंत्रिमंडल को कुछ क्षेत्रों में नियम और उपनियम बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। तो जो अधिकार हस्तांतरित किया जाता है वो हस्तांतरित अधिकार ही प्रत्यायोजन है। ठीक है? इसलिए सत्ता का प्रत्यायोजन संभव है, लेकिन शक्ति का नहीं भाई। मैं यहाँ उम्मीदवार हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, हम विचारधात्मक शक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ, जनता मुझे चुनाव में अपना मत दे और मुझे विजयी बनाए,
तो क्या मैं मेरी विचारधारात्मक शक्ति या आर्थिक शक्ति किसी दूसरे को दे दूंगा कि लो आपको धन दे रहा हूं, आप भी चुनाव लड़ो लड़ो लड़ो, मैं हार जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 नहीं, इसलिए सत्ता का प्रत्यायोजन संभव है, शक्ति का नहीं हो सकता प्रत्यायोजन। ठीक है, आशा करता हूं शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है ये आप समझ गए होंगे। ये 5 बिंदु मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाए हैं। ठीक है, तो शक्ति की प्रभाव बल तथा सत्ता से हमने तुलना कर दी है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जब तीनों से तुलना कर दी जाती है तो भाई मेरे शक्ति तो आराम से समझ में आ जाती है। और हम किसको समझा रहे हैं? अभी शक्ति को ही तो समझा रहे हैं। अब ये शक्ति का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में किसकी? सत्ता की। तो इंतज़ार कीजिएगा कल के लिए। कल आपके सामने सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत कर दी जाएगी। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को मुस्कुराते हुए, हंसते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।